सोचिए, एक ऐसी बुनाई जो सदियों पुरानी है, लगभग खो ही चुकी थी, और वो अचानक दुनिया के सबसे बड़े फैशन स्टेज पर सबकी नज़रों में आ जाती है। जी हाँ, गोवा की कुंभी बुनाई के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं कि कैसे एक विरासत ने आज के दौर से हाथ मिलाया। आज की हमारी इस पड़ताल में हम 6 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, इस बुनाई का गहरा मतलब क्या है, और वो कौन सी बड़ी कोशिश है जो इसे भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ग्लैमरस जगह से। जगह थी भुवनेश्वर, और मौका था 61वें फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का। ये एक ऐसा मंच था जहां हमारी परंपरा ने मॉडर्न फैशन से एक, कह सकते हैं, यादगार मुलाकात की। जैसे ही गोवा की साध्वी सतीश सेल को विजेता का ताज पहनाया गया, बस एक पल के लिए जैसे सबकी सांसें थम गईं। और जानते हैं क्यों? लोगों की नजरें ना ताज से ज्यादा उनकी ड्रेस पर थीं। उस एक पल में फैशन सिर्फ कपड़े नहीं रह गया था, वो एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बन चुका था। तो सवाल यह है कि आखिर उस ड्रेस में ऐसा क्या खास था? देखिए, उनकी जो स्कर्ट थी वो बनी थी ट्रेडिशनल कुनवी वीव से, लेकिन उसे एक बिल्कुल नए सेंट्रल यूरोपियन स्टाइल में डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये हमारी भारतीय कला का एक मॉडर्न चेहरा था। और बस इसी एक पल ने सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया, ये कुनबी बुनाई आखिर है क्या? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर कुनबी बुनाई की आत्मा में क्या है? ये सिर्फ धागों का एक जाल नहीं है, इसके हर रेशे में एक पूरे समुदाय की कहानी बुनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। कुनबी शब्द ये 2 हिस्सों से बना है। कुन, जिसका मतलब है परिवार, और बी यानी बीज, मतलब ये नाम अपने आप में ही समुदाय, वंश और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा का एक सिंबल है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती धरोहर है। इसमें पीढ़ियों का हुनर है और एक सामाजिक जुड़ाव भी बुना हुआ है। इसका हर एक धागा एक कहानी सुनाता है, जो कारीगरों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है। चलिए अब कुनबी बुनाई से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसने इसे इतने बड़े मंच तक पहुंचाया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ड्रेस की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी पहल काम कर रही है। इस पहल का नाम है विश्व सूत्र। ये हमारे वस्त्र मंत्रालय और निफ्ट की एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व साझेदारी है, और इसका मकसद बहुत बड़ा है। भारतीय हथकरघा को ग्लोबल डिजाइन की कहानी के सेंटर में लाना। एक ऐसी जगह जहां हमारी परंपरा और आज का दौर एक दूसरे से मिलते हैं। और इसका जो आइडिया है वो सच में कमाल का है। जरा सोचिए, भारत की 30 अलग अलग बुनाई की कलाओं को दुनिया के 30 अलग अलग देशों के डिजाइन इंस्पिरेशन से जोड़ा गया है। जैसे उड़ीसा के इकत को ग्रीक फॉर्म्स के साथ मिला दिया गया, या कांचीपुरम को नॉर्वे की डिजाइन लाइंस के साथ। ये दिखाता है कि हमारी कला में कितनी ज्यादा संभावनाएं छिपी हैं। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो भारतीय हथकरघा को ग्लोबल लेवल पर रेलेवेंट बनाना, उसे एक नया डिजाइन पर्सपेक्टिव देना, लेकिन उसकी पहचान को बनाए रखते हुए। और सबसे जरूरी बात, इसे दुनिया भर के युवाओं और नए कस्टमर्स तक पहुंचाना, और हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक बिजनेस के तौर पर भी मजबूत करना। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर हमारे हैंडलूम सेक्टर को इस तरह के रिवाइवल की, इस तरह के पुनरुद्धार की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब आज की फैशन इंडस्ट्री की चुनौतियों में छुपा है। देखिए, यहाँ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है फास्ट फैशन, जो मशीनों से बनता है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और जल्दी खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा हथकरघा, जिसे हम स्लो फैशन भी कहते हैं। ये हाथ से बनता है, टिकाऊ होता है और कारीगरों और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है। तो ये लड़ाई सिर्फ फैशन की नहीं है, ये एक जिम्मेदार भविष्य चुनने की लड़ाई है। और हाँ, रिवाइवल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पुराने तरीकों में ही अटके रहें। इसका मतलब है समय के साथ बदलना। आजकल पारंपरिक डिजाइन्स को डिजिटल प्रिंटिंग जैसी नई टेक्निक्स के साथ मिलाया जा रहा है। इससे हमारी कला को एक नया, एक फ्रेश और मॉडर्न अंदाज मिल रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब विश्व सूत्र जैसी जो पहल है, उसे अकेले नहीं देखा जा सकता। इसे हमें सरकार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बनाई गई एक बड़ी स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखना होगा। ये उसी बड़ी योजना का एक अहम हिस्सा है। सरकार की इस सोच को हम प्रधानमंत्री की 5F रूपरेखा से समझ सकते हैं। ये पूरी चेन को एक साथ जोड़ती है। पहला F है फार्म, यानी खेत,
जहां से फाइबर की शुरुआत होती है। दूसरा एफ है फाइबर, जो खेत से मिलता है। तीसरा एफ है फैक्ट्री, जहां ये फाइबर कपड़े का रूप लेता है। चौथा एफ है फैशन, जिसके जरिए ये कपड़ा दुनिया के सामने आता है। और पांचवा और आखिरी एफ है फॉरेन, यानी इसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में खेती के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो वो है हैंडलूम। 35 लाख, सोचिए 35 लाख से भी ज्यादा बुनकरों और कारीगरों की रोजी रोटी इसी से चलती है। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा ही इसके आर्थिक और सामाजिक महत्व को बताने के लिए काफी है। सरकार का विजन इन आइडियाज में साफ झलकता है, जैसे लोकल से ग्लोबल और गांव से वैश्विक। इसका सीधा सा मतलब है ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यानी वो इकोनॉमी जो हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारी क्रिएटिविटी पर टिकी है। और सबसे बड़ी सोच ये है कि हैंडलूम सिर्फ हमारी विरासत नहीं, बल्कि हमारा भविष्य भी है। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है? भारत की इस बेमिसाल कला का भविष्य आखिर कैसा दिखाई देता है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम हैंडलूम को फिर से जिंदा करते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है दुनिया भर में पहचान, हमारे कारीगरों को मिलती है आर्थिक मजबूती, हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, और सबसे बढ़कर परंपरा और इनोवेशन का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ पहनने वाले कपड़ों तक ही नहीं है। अब ये पारंपरिक बुनाई हमारे घरों तक पहुंच रही है, पर्दों में, कालीनों में और सजावट के दूसरे सामानों में। ये दिखाता है कि हमारी ये सदियों पुरानी कला आज के दौर में भी कितनी काम की और जरूरी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। विश्व सूत्र जैसी पहलों के दम पर क्या भारत की ये पारंपरिक धागे वाकई में ग्लोबल फैशन का भविष्य बुन सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमारी इस विरासत की अनगिनत संभावनाओं में ही छिपा है। नमस्कार। कल्पना कीजिए साल 2047 की। भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा है। इस ऐतिहासिक पड़ाव के लिए देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही साहसिक लक्ष्य तय किया है। तो चलिए आज भारत के इसी महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन की गहराइयों को समझते हैं। लक्ष्य है 100 गीगावाट। साल 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि ये भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता से लगभग 11 गुना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने की भारत की रणनीति आखिर है क्या? वो कौन सी तकनीकें और कौन से सुधार हैं जिनके दम पर भारत इस मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ने की सोच रहा है? आइए इस पूरे सफर को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इस विशाल लक्ष्य के विजन को जानेंगे, फिर उस वैज्ञानिक नींव को देखेंगे जिस पर यह पूरा मिशन टिका है। इसके बाद हम आज की आधुनिक तकनीकों, निजी क्षेत्र की भूमिका और आखिर में इस राह की चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मिशन सिर्फ बिजली के आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये भारत के भविष्य के एक बहुत बड़े विजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। देखिए, ये मिशन विकसित भारत के सपने को ऊर्जा देने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो हमारा वैश्विक वादा है, उसे पूरा करने के लिए, देश को 24 घंटे साफ और भरोसेमंद बिजली देने के लिए और सबसे बढ़कर ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब इस बड़ी महत्वाकांक्षा की जड़ें कहाँ हैं? इसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी और उस नींव का नाम है भारत का अनूठा त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम। इस दूरदर्शी कार्यक्रम की कल्पना भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। उन्होंने भारत के सीमित यूरेनियम और विशाल थोरियम भंडारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे आत्मनिर्भर परमाणु ऊर्जा चक्र का सपना देखा था जो भारत को हमेशा के लिए ऊर्जा दे सके। ये कार्यक्रम 3 जुड़े हुए चरणों में काम करता है। पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। दूसरा चरण पहले चरण से निकले हुए पदार्थ को ही ईंधन बनाकर और भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। और तीसरा चरण, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे हमें सदियों तक के लिए ऊर्जा सुरक्षा मिल सकती है। इसे ऐसे समझिए, पहले चरण में हम यूरेनियम से ऊर्जा बनाते हैं। इसका जो बचा हुआ उत्पाद है प्लूटोनियम, वो दूसरे चरण का ईंधन बन जाता है।
अब ये दूसरा चरण थोरियम को एक नए और शक्तिशाली ईंधन यूरेनियम 233 में बदल देता है, जो तीसरे चरण में काम आता है। यानी कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये एक शानदार आत्मनिर्भर, जिसे क्लोज्ड लूप सिस्टम कहते हैं, वो है। तो उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को 2047 के इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आज कौन सी तकनीकें और कौन से नए विकास एक मजबूत स्तंभ का काम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इस मिशन में सबसे बड़ी और ताज़ा सफलता है कल्पक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुरू होना। इस एक कामयाबी के साथ भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक है। ये हमारे दूसरे चरण की एक ऐतिहासिक शुरुआत है। भविष्य की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs। ये दरअसल छोटे परमाणु रिएक्टर हैं जिन्हें एक फैक्ट्री में बनाकर देश के किसी भी कोने में आसानी से लगाया जा सकता है। ये बहुत सुरक्षित, लचीले और पारंपरिक रिएक्टरों से कम लागत वाले होते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत इस तकनीक में भी आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर दे रहा है। BSMR 200 और SMR 55 जैसे कई स्वदेशी डिजाइन तैयार हो रहे हैं। यहाँ तक कि भविष्य के ईंधन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भी एक खास रिएक्टर बनाया जा रहा है। सरकार इस पर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इस काम के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए, 100 गीगावाट का लक्ष्य इतना विशाल है कि इसे अकेले सरकारी प्रयासों से हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो इस सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम इस पूरे क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियंत्रण में रखता था, लेकिन प्रस्तावित शांति एक्ट 2025 इस 60 साल पुरानी नीति को पूरी तरह बदलने जा रहा है। ये निजी कंपनियों को परमाणु प्लांट बनाने, उन्हें चलाने और यहाँ तक कि उनका मालिक बनने की भी इजाज़त देगा। ये वाकई भारत की परमाणु कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंदाजन 15 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की जरूरत है। और ये बिल्कुल साफ है कि इतना बड़ा निवेश सिर्फ सरकारी खजाने से नहीं आ सकता। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई है। बेशक ये रास्ता आसान नहीं है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों के समाधान पर भी उतना ही जोर शोर से काम हो रहा है। तो रास्ता साफ है, लेकिन चुनौतियां भी अपनी जगह है। भारी लागत की चुनौती से निपटने के लिए सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी, यानी PPP मॉडल अपनाया जाएगा। कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव किए जाएंगे। ईंधन की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे। और सबसे जरूरी, परमाणु कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान खोजे जा रहे हैं। यानी हर चुनौती का एक सोचा समझा समाधान तैयार है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन सिर्फ एक ऊर्जा परियोजना नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने का एक पूरा रोड मैप है। ये चार्ट इस लक्ष्य की विशालता को साफ साफ दिखाता है। हमारी आज की क्षमता है लगभग 8.8 गीगावाट। 2032 तक इसे 22 गीगावाट और फिर 2047 तक 100 गीगावाट के शिखर तक ले जाना है। ये सचमुच एक असाधारण छलांग है। तो याद रखने वाली बात यह है कि 100 गीगावाट महज एक संख्या नहीं है। ये उस अथाह ऊर्जा का प्रतीक है जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य देगी। और अंत में एक विचार करने योग्य प्रश्न, क्या परमाणु ऊर्जा ही वो कुंजी है जो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, इन दो सबसे बड़े दरवाजों को एक साथ खोल सकती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नियुक्ति की जो कूटनीति और राजनीति के बीच की लकीर को मिटा देती है। दिनेश त्रिवेदी, बांग्लादेश में भारत के नए दूत। और ये फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। लेकिन सबसे पहले ये बुनियादी सवाल उठता है कि क्या एक राजनेता जिसकी पूरी जिंदगी चुनावी राजनीति में गुजरी हो, वो एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट की भूमिका निभा सकता है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।
और इसका जवाब हमें भारत की बदलती विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस बड़ी खबर की गहराई में उतरते हैं। सरकार ने एक बड़ा और काफी चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अनुभवी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। इस एक फैसले ने डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दोनों ही दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये नियुक्ति इतनी चौंकाने वाली क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक परंपरा से हटकर लिया गया फैसला है। आमतौर पर इतने अहम पदों पर भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी ही तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर किरदारों का फर्क बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है 75 साल के दिनेश त्रिवेदी, एक तपे तपाए राजनेता, और वो जगह ले रहे हैं प्रणय वर्मा की, जो एक करियर डिप्लोमैट हैं। यानी एक डिप्लोमैट की जगह अब एक राजनेता आ रहा है, और यही बात इस फैसले को इतना खास बनाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये दिनेश त्रिवेदी, जिन्हें इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है? चलिए एक नज़र डालते हैं उनके सियासी सफ़र पर, ताकि हम समझ सकें कि इस नियुक्ति के पीछे की सोच क्या है। उनका सियासी करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी बने, लेकिन जब उन्होंने किराया बढ़ाने जैसा एक कड़ा फैसला लिया तो अपनी ही पार्टी से ठन गईं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये समझते हैं कि इस तरह की नियुक्ति के नियम क्या हैं। क्या सरकार किसी को भी राजदूत बना सकती है? चलिए राजनीति से डिप्लोमेसी के इस रास्ते को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजदूतों की नियुक्तियां मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो होते हैं करियर डिप्लोमैट्स। ये वो लोग हैं जो यूपीएससी का मुश्किल एग्जाम पास करके इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस में आते हैं और पूरी जिंदगी डिप्लोमेसी में बिताते हैं। और दूसरी तरफ होती हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स यानी राजनीतिक नियुक्तियां, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक अनुभव या खास विशेषज्ञता के आधार पर चुना जाता है। त्रिवेदी की नियुक्ति इसी दूसरी कैटेगरी में आती है। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि एक बार नियुक्ति हो गई तो फिर चाहे वो करियर डिप्लोमैट हो या पॉलिटिकल, उन्हें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट मिलती है। ये उन्हें 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत दी गई एक खास सुरक्षा है। ये बात सही है कि मौजूदा सरकार के दौर में ये पहली ऐसी राजनीतिक नियुक्ति है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी कई मिसालें हैं। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर और कानून के जानकार LM सिंघवी दोनों ही ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रह चुके हैं। यहाँ तक कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को भी सेशल्स में दूत बनाकर भेजा गया था। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश ही क्यों? आखिर भारत के लिए बांग्लादेश इतना खास क्यों है? भारत और बांग्लादेश का रिश्ता आप कह सकते हैं कई धागों से बुना हुआ है। हमारी 4000 किलोमीटर से भी लंबी एक सेंसिटिव बॉर्डर है। साउथ एशिया में वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और फिर सुरक्षा, आतंकवाद और हाँ, तीस्ता नदी के पानी का वो पेचीदा मसला, ये सब हमारे रिश्तों को तय करते हैं। और सबसे अहम बात, ये नियुक्ति एक ऐसे वक्त पर हुई है जो बहुत ही नाजुक है। बांग्लादेश में अभी अभी एक बड़ा सियासी भूचाल आया है। शेख हसीना की सरकार जा चुकी है और अब भारत वहां की नई सरकार के साथ रिश्तों की एक नई इबारत लिखना चाहता है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा एंगल है, और वो है पश्चिम बंगाल कनेक्शन। ये मामला सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक भारत की घरेलू राजनीति से भी है। असल में सोच ये है कि दिनेश त्रिवेदी के जरिए एक पॉलिटिकल ब्रिज यानी एक राजनीतिक पुल बनाया जाए। मकसद ये है कि घुसपैठ और तीस्ता जल विवाद जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जाए, क्योंकि ये मुद्दे सीधे सीधे बंगाल की राजनीति पर असर डालते हैं। और यहीं पर दिनेश त्रिवेदी का लंबा तजुर्बा काम आता है। बंगाल की पॉलिटिक्स की गहरी समझ, वहाँ की संस्कृति और बंगाली भाषा पर मजबूत पकड़, ये सब उन्हें इस रोल के लिए एकदम फिट बनाते हैं। वो ज़मीनी हकीकत को शायद किसी भी करियर डिप्लोमैट से बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उनके लिए आगे की राह फूलों की सेज नहीं है। चुनौतियां बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल हैं। सबसे पहला काम ढाका की नई सरकार का भरोसा जीतना। दूसरा, तीस्ता पानी के समझौते पर दशकों से जमी बर्फ पिघलाना।
फिर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मसला और शेख हसीना की वापसी की मांग जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे भी हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। तो ये नियुक्ति महज एक तबादला नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का सिग्नल है। मौजूदा सरकार के दौर में ये पहली बार है कि किसी राजनेता को एक डिप्लोमैटिक मिशन का हेड बनाया गया है। ये दिखाता है कि विदेश नीति में अब पारंपरिक रास्तों से हटकर एक ज्यादा लचीला और पॉलिटिकल अप्रोच अपनाया जा रहा है। इसे आप एक तीर से कई निशाने वाली रणनीति कह सकते हैं। एक फैसला जो डिप्लोमेसी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी तीनों मोर्चों को एक साथ साधता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक राजनेता का सियासी दांव-पैंच वो कर पाएगा जो दशकों की पारंपरिक डिप्लोमेसी नहीं कर पाई? ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इसका नतीजा देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। पहली बात, ये एक सोची समझी रणनीतिक और लीक से हटकर की गई नियुक्ति है। दूसरी, ये बताती है कि भारत की विदेश नीति अब उसकी घरेलू राजनीति से कितनी जुड़ चुकी है। और तीसरी, ये डिप्लोमैटिक लक्ष्यों को साधने के लिए पॉलिटिकल अनुभव के इस्तेमाल का एक नया मॉडल है। ये एक लाइन आज की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। वो दौर गया जब राजदूतों का काम सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाए रखना होता था, खासकर भारत के पड़ोस में। अब बात एक्शन की है, नतीजों की है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या एक शख्स का सियासी तजुर्बा दो पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों की इस उलझी हुई कहानी में एक नया और सुनहरा पन्ना लिख पाएगा? जवाब सिर्फ वक्त के पास है। नमस्कार। मेघालय से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है। वहाँ की दो प्रमुख स्थानीय भाषाएं, खासी और गारो, अब आधिकारिक तौर पर सरकार की भाषाएं बन गई हैं। ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, बल्कि मेघालय की सांस्कृतिक पहचान और भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम है। आइए गहराई से समझते हैं कि इस फैसले का असल मतलब क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो खबर ये है कि अब से मेघालय में सरकारी कामकाज सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं होगा, बल्कि खासी और गारो भाषाओं को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐसी मांग जो दशकों से वहाँ के स्थानीय समुदायों की तरफ से उठाई जा रही थी। जैसा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने खुद कहा है, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है। इसका सीधा और गहरा असर शासन के तरीकों से लेकर राज्य के युवाओं के भविष्य तक पर पड़ेगा। तो चलिए इस फैसले की हर परत को और गहराई से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया और इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और एक बहुत साफ मकसद छिपा हुआ है। बात है हाल ही की, जब मेघालय कैबिनेट ने एक नए कानून, एक अध्यादेश को मंजूरी दी और इसी एक फैसले ने खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, उन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। ये वहाँ के स्थानीय समुदायों की एक बहुत बड़ी जीत है और सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाना और साथ ही सरकारी कामकाज को आम लोगों के लिए ज्यादा आसान और सुलभ बनाना। फैसला तो हो गया, लेकिन इस नए कानून से जमीन पर हकीकत में क्या बदलेगा? इसके मुख्य नियम यानी प्रोविजंस क्या हैं? आइए अब इसे समझते हैं। ये जो तालिका आप देख रहे हैं, ये पुराने और नए कानून के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले क्या था? 2005 के कानून के हिसाब से सिर्फ अंग्रेजी ही मुख्य आधिकारिक भाषा थी और खासी और गारो को महज सहायक यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन अब इस नए कानून ने इस पूरी स्थिति को बदल दिया है। इन भाषाओं को सहायक से प्रमोट करके पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं, बल्कि ताकत और सम्मान का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जमीनी स्तर पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब सरकारी दफ्तरों में फाइलें, चिट्ठियां और दूसरा कामकाज खासी और गारो में भी हो सकेगा। विधायक विधानसभा में अपनी भाषा में खुलकर बहस कर पाएंगे। और शायद सबसे जरूरी बात, अब राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इन भाषाओं में आयोजित की जा सकेंगी, जो स्थानीय युवाओं के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल, और खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये समझना बहुत अहम है, क्या कोई भी राज्य अपनी मर्जी से किसी भी भाषा को आधिकारिक बना सकता है? इस फैसले का संवैधानिक आधार क्या है? इसका सीधा जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 में।
ये अनुच्छेद साफ तौर पर हर राज्य को ये शक्ति देता है कि वो अपने विधानमंडल के जरिए राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी एक या एक से ज्यादा भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकता है। मेघालय ने इसी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया है। और ये अनुच्छेद 345 अकेला नहीं है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें संविधान के भाग 17 को देखना होगा, जो पूरी तरह से भारत की भाषाओं को ही समर्पित है। इसी भाग में संघ की भाषा, राज्यों की भाषा और न्यायपालिका की भाषा से जुड़े सारे नियम दिए गए हैं। मेघालय का ये कदम इसी संवैधानिक ढांचे का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, भाषाई संघवाद, या जिसे अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत एक विशाल विविध परिवार है और इस परिवार में हर राज्य को अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने की पूरी आज़ादी है। मेघालय का ये फैसला भारत के इसी खूबसूरत सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो राज्य में तो आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेघालय की महत्वाकांक्षा, उनकी मंजिल इससे कहीं बड़ी है। अब उनकी नज़र है राष्ट्रीय मान्यता पर, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह बनाने पर। तो आखिर ये 8वीं अनुसूची है क्या? और इसमें शामिल होने के लिए हर भाषा इतनी जद्दोजहद क्यों करती है? क्यों ये इतना बड़ा सम्मान माना जाता है? चलिए इसे समझते हैं। फिलहाल इस खास लिस्ट में यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इस सूची का हिस्सा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसका सीधा मतलब है कि उस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है और केंद्र सरकार उसके विकास के लिए विशेष तौर पर मदद और संसाधन मुहैया कराती है। तो यहाँ ये फर्क समझना बेहद जरूरी है कि किसी राज्य की आधिकारिक भाषा होना और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। राज्य का दर्जा राज्य की विधानसभा देती है, लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल होने का राष्ट्रीय दर्जा देश की संसद देती है। और इसके फायदे भी बड़े हैं, जैसे यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में उस भाषा का इस्तेमाल और उसके विकास के लिए केंद्र सरकार से सीधी आर्थिक मदद। इसलिए मेघालय का ये कदम सिर्फ एक राज्य स्तरीय फैसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अपनी भाषाओं को राज्य में मजबूत बनाकर और आधिकारिक दर्जा देकर मेघालय केंद्र सरकार को एक मजबूत और साफ संदेश दे रहा है कि खासी और गारो अब राष्ट्रीय मंच के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये फैसला यकीनन ऐतिहासिक है, लेकिन क्या अब आगे की राह बिल्कुल आसान है? इस घोषणा को हकीकत में पूरी तरह से बदलने के लिए कई चुनौतियां हैं और अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। देखिए, सबसे पहली चुनौती है मानकीकरण की, यानी प्रशासन और कानूनी कामकाज के लिए एक मानक शब्दावली तैयार करना। फिर प्रशिक्षित अनुवादकों और डिजिटल उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों को इस नई त्रिभाषी व्यवस्था में काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहमति बनाना, ताकि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। और अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अपनी क्षेत्रीय और भाषाई पहचान को बढ़ावा देना राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है या उसे कमजोर? मेघालय का ये कदम यही दिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता को सहेजने में ही है। जब हर भाषा, हर संस्कृति को सम्मान मिलता है, तो देश अपने आप मजबूत होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।